वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। और इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के इस चैप्टर से, एनिमल किंगडम से, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इस तरह 2 और 3 क्वेश्चन मायने रखता है नीट के लिए। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल समझते हुए पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर एनिमल किंगडम बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से अगर इसको पढ़ते हैं तो हम 2 या 3 क्वेश्चन इसके लिए सही करना मामूली सी बात हो जाती है और ये बहुत ही आसान होता है। और जितने भी क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं एनिमल किंगडम से, वो बेसिकली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ओके दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एनिमल किंगडम यानी कि इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बेसिकली एनिमल्स के बारे में। देखिए, इस धरती पर मिलियंस ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों में एनिमल्स इस धरती पर पाए जाते हैं। तो हम एक एक करके सारे एनिमल्स का स्टडी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम एक एक करके सारे एनिमल्स के बारे में जानें, उसकी स्टडी करें। इसीलिए हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एनिमल्स को क्लासिफाई करने की बहुत ही ज़रूरत हो जाती है हमको, हमारे स्टडी को आसान बनाने के लिए। इसीलिए एनिमल किंगडम में हम बेसिकली एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। इस धरती पर जितने तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है, बेसिकली हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो दोस्तों, अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि सारे एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास बेसिस क्या होगा, हम किस आधार पर जीवों को क्लासिफाई करें। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए कुछ बेसिक्स है, कुछ आधार है, जिनके आधार पर हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर हम मान लें, अगर आपको एनिमल्स को और प्लांट को अलग अलग करना है, क्लासिफाई करना है, तो आप कुछ फीचर्स देखेंगे जो एनिमल्स को प्लांट से अलग करते हैं। तो उसके आधार पर आप लोग एनिमल्स को और प्लांट को अलग अलग करेंगे। तो उसी तरह से हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं जिसके आधार पर हम डिफरेंट एनिमल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वो सारे बेसिक्स क्या है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके आधार पर हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं। एक एक करके समझते हैं। चलिए, सबसे पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कि उस एनिमल्स का बॉडी में सेल का अरेंजमेंट कैसा है। वो उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। किस तरह से सेल्स उसके बॉडी में अरेंजमेंट है उसका। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी सिमेट्री, यानी कि उसका बॉडी सिमेट्री कैसा है, रेडियल है या बाइलेटरल है या इरेगुलर है ना। अगला है नेचर ऑफ सीलोम। आगे हम समझेंगे कि सीलोम क्या होता है, तो चिंता नहीं कीजिए आप लोग। तीसरा है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है, कितना मॉडिफाइड है, किस तरह से उसमें रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है या एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सारी चीज़ों को समझेंगे हम। ये सारे फीचर्स हैं जिसके आधार पर हम किसी एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि ये हमारा है क्लासिफिकेशन का बेसिस। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसका बॉडी किस लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है या टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है या ऑर्गन लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है या उससे भी आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है। समझते हैं। चलिए,
जैसा कि अब आप सभी लोग जानते हैं कि सारे एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर होंगे, कोई भी एनिमल्स ऐसा नहीं होगा जो यूनिसेलुलर होगा। एनिमल किंगडम के सारे मेंबर्स मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें कुछ पैटर्न देखा जाता है कि एनिमल किंगडम में जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो स्पॉन्जेज जो होगा वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा, यानी कि उसमें स्पॉन्ज के अंदर जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो सेलुलर लेवल का होगा उसको, ठीक। और उसमें कुछ सेल्स के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर डाइजेशन का काम होगा तो वो किसी एक स्पेशल सेल से होगा, रिप्रोडक्शन का काम एक स्पेशल सेल करेगा, तो डिवीज़न ऑफ लेबर उन सेल्स के बीच देखा जाता है। उससे अगर हम आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चले तो सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग टिश्यू के बारे में थोड़ा जानते होंगे। टिश्यू क्या होता है, तो एक ही टाइप के सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है ना। तो सिलेंट्रेटा के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है और इसमें कुछ स्पेशल सेम टाइप के सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और अगर इससे भी आगे चले तो आगे लेवल पे आता है ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसमें टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गेन बनाएंगे और ऑर्गेन जो होगा वो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ हायर क्लासेस में, हायर फाइलम में देखने को मिलता है, जो कि है प्लेटीहेल्मिन्थस, है ना। और तो प्लेटीहेल्मिन्थस में हमको ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है। और इससे भी अगर आगे चले जैसे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इन सब में देखते हैं कि कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इक्वाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इसमें ऑर्गेन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दैट पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम। यानी कि इन सब एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इक्वाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा जो कि हायर क्लास से हायर फाइलम है एनिमल किंगडम का, इसमें हमको ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमको देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे चला जाता है ये सारे एनिमल्स। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमको एनिमल्स के अंदर दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दूसरा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए समझते हैं कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए, एनिमल्स जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर हमको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होगा, सिंगल ओपनिंग, यानी कि एक ही ओपनिंग के अंदर उससे वो खाना लेंगे और डाइजेस्ट होने के बाद उसी ओपनिंग से वो खाना निकालेंगे। मतलब निकालने वाला भी सेम पाइप होगा, सेम रास्ता, और डालने वाला भी सेम रास्ता। तो इस तरह के एनिमल्स होता है वो लगातार भोजन नहीं कर सकता है, यानी कि जब तक उसके पेट में खाना पचेगा नहीं पूरी तरह से तब तक वो फिर से नहीं खा सकता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पचता है थोड़ी देर बाद और 3-4 घंटे के बाद फिर से खा लेते हैं। लेकिन वैसे एनिमल्स जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, यानी कि उसमें सिंगल ओपनिंग है, जब तक पूरी तरह से उसके पेट में खाना पचेगा नहीं और जब तक वो एक्सक्रीट नहीं कर देगा, उस पचे हुए खाने को निकाल नहीं देगा, तब तक वो फिर से खाना नहीं खा सकता है। तो आई होप कि इनकम्प्लीट आपको समझ में आया होगा। इनकम्प्लीट यानी कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होगा, एक ही रास्ता होगा, है ना। वो एक ही रास्ते से खाना खाएगा भी और एक्सक्रीट भी करेगा। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आप समझ गए होंगे कि एक खाने वाला अलग होगा, माउथ अलग होगा, और एनस एक्सक्रीट करने के लिए अलग होगा, है ना। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको
टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं ये है, इसके अंदर एक ही ओपनिंग है जिसके थ्रू खाना ले सकता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि एक बार वो खाना अंदर लेता है वन वे, और एक बार वो खाना बाहर निकालता है एक ही रास्ते से, है ना। तो यहाँ पर दो बार हो जाता है, एक बार अंदर की तरफ और एक बार बाहर की तरफ, इसलिए इसको टू वे बोलते हैं। जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, वो माउथ से फूड अंदर लेगा और एनस से फूड बाहर निकाल देगा। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि बैक फ्लो नहीं होता है, फिर से घूमना नहीं पड़ता, एक ही रास्ता से अंदर खाना खाएगा और बाहर निकल जाएगा, है ना। इसीलिए इसको वन वे ओपनिंग कहते हैं। तो ये किस में देखने को मिलेगा, ये हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, क्या, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर, है ना। प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर, प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी एनिमल्स के अंदर दो तरह का देखने को मिलता है। तो पहला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। चलिए समझते हैं कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होगा जिसमें इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इनटू इट। देखिए पहले हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे अगर हम इंसान की बात कर लें तो इंसान में खून कहाँ बहता है, इंसान के अंदर खून बहता है वेंस के अंदर और आर्टरी के अंदर। हमारे बॉडी में नस होता है प्रेजेंट जिसमें खून बहता है ना। अगर कहीं पे हमें कट लग जाता है तो खून निकलता है ना। तो खून कैसे निकलता है, क्योंकि वो जो आर्टरी और वेन होता है वो कट जाता है हमारा और खून बहता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि एक वो पूरी तरह से क्लोज्ड होता है और उसमें वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, उसके में ब्लड फ्लो करता है। लेकिन तो उस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। उसमें हमको आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज देखने को मिलेगा, है ना, नस, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि खून हार्ट से निकलता है और वो सेल टिश्यू उसमें भीग जाते हैं अच्छी तरह से और ब्लड से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं दौड़ता है, नस में खून नहीं दौड़ता है। क्या होता है कि जो खून हार्ट से निकलता है वो उसमें सेल्स और टिश्यू भीग जाते हैं अच्छी तरह से। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो खून होंगे वो आर्टरी और वेन्स में, कैपिलरीज में फ्लो करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है सिमेट्री। तो चलिए सिमेट्री समझते हैं कि सिमेट्री आखिर क्या होता है। देखिए सिमेट्री यानी कि आप लोग अपने आसपास कुछ ऐसे चीज़ें भी देखते होंगे जिसको आप लोग किसी एक जगह से उसको दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, और कुछ ऐसे भी चीज़ें देखते होंगे जिसको आप किसी भी प्लेन से अगर कोशिश करें तो वो दो हिस्सों में बराबर बराबर नहीं बांट सकते हैं आप उसको। तो उस तरह के जीव को जिसका बॉडी किसी भी प्लेन से उसको हम दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं, उसको हम लोग एसिमेट्रिकल कहेंगे। एसिमेट्रिकल मतलब समझ में आ गया कि जिसको किसी भी प्लेन से हम लोग उसको दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं, उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल बॉडी हमको देखने को मिलता है स्पॉन्जेस के अंदर, स्पॉन्ज। दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री यानी कि उसको हम किसी भी प्लेन से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। यानी कि कोई भी प्लेन जो उसके सेंट्रल एक्सिस से पास होता है वो उसके बॉडी को दो बराबर हिस्सों में बांट सकता है
उसको हम लोग कहेंगे रेडियल सिमेट्री। जैसे स्टारफिश के अंदर, स्टारफिश कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आप किधर से भी ले ले, जैसे इधर से काट ले, इधर से काट ले, तो ये दो हिस्सों में बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री हमको देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा के अंदर, टिनोफोरा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। और नेक्स्ट आता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं कि किसी वन सिंगल प्लेन से उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉकरोच दिया हुआ है, कॉकरोच ही है ना ये, जो भी हो। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हम इस एक्सिस से उसको हम दो बराबर हिस्सों से बांट सकते हैं। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर बराबर बट गया। तो इसीलिए हम इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। आप इधर से अगर काटे तो इधर से बराबर हिस्सों में नहीं कटेगा, है ना, सिर्फ यही एक प्लेन है जहाँ से ये बराबर हिस्सों में कट सकता है। तो ये रेडियल सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब अगले वीडियो में डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।